हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिया तोमर। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। इस सीरीज़ में मैं आपको वन बाय वन करके सारे ही टॉपिक्स कवर कराऊंगी, तो आप एंड तक हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो आपके पास टाइम पर पहुंच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है देखिए, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी है क्या। द वर्ड साइकोलॉजी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। साइकोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से बना है, साइकिस और लोगोस। साइकी का मतलब है सोल, मतलब कि आत्मा, और लोगोस का मतलब है साइंस या विज्ञान। अर्थात साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का अध्ययन माना जाता है, आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट है फिर साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल। साइकोलॉजी को आत्मा के अध्ययन के रूप में प्राचीन समय में जो ग्रीक फिलोसोफर हुआ करते थे, जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, तो उन्होंने साइकोलॉजी को आत्मा के अध्ययन के रूप में स्टडी किया और उन्होंने आत्मा के अध्ययन के रूप में इसकी एक शाखा मानी। बट सोल इज़ समथिंग मेटाफिज़िकल, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो उसका एक आध्यात्मिक रूप होता है, वो मेटाफिज़िकल होती है, अर्थात वो ना तो दिखाई देती है ना उसको टच किया जा सकता है। वी कैन नॉट मेक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन सोल, ना ही हम उस पर कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ माइंड। इसके बाद जर्मन फिलोसोफर हुए एमिल कांट, उन्होंने साइकोलॉजी को माना साइंस ऑफ माइंड, और विलियम जेम्स ने भी साइकोलॉजी को साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस या फिर साइंस ऑफ माइंड अर्थात मन का विज्ञान के रूप में उन्होंने साइकोलॉजी को माना। अब नेक्स्ट है साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अर्थात साइकोलॉजी को चेतना के विज्ञान के रूप में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने माना। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने माना कि जो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है वही साइकोलॉजी है। जेम्स सुली ने कहा साइकोलॉजी को एज द साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड। विलियम वुंड ने कहा साइकोलॉजी इज़ द साइंस विच स्टडीज़ द इंटरनल एक्सपीरियंसेस, कि साइकोलॉजी ऐसा विज्ञान है जो हमारे इंटरनल एक्सपीरियंसेस का अध्ययन करता है। बट देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन 3 लेवल हमारे कॉन्शियसनेस के, चेतना के, या कह दो कि हमारा माइंड के, स्टेट ऑफ माइंड के पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस को हम कहते हैं जो एट प्रेजेंट कोई घटना हो रही है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इस टाइम पढ़ रहे हैं, तो ये है हमारी प्रेजेंट अवेयरनेस। सबकॉन्शियस होती हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ा सा याद करने पे हमें याद आ जाती हैं। जैसे मैं किसी का मोबाइल नंबर भूल गई तो मुझे एकदम से याद आ गया कि अरे हाँ ये नंबर था, या उसका ये नाम था, या फिर मैम ने कुछ बताया और मुझे थोड़ा बहुत याद करने पे याद आ गया। उसके बाद है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस वो चीज़ें होती हैं जिसको हम भूल चुके होते हैं। जैसे कि बचपन में कोई घटना मेरे साथ घटी और मैं उसको भूल चुकी हूँ, लेकिन वो मेरे माइंड में है, तो अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है, लेकिन मेरा उससे अब कोई मतलब नहीं है, तो मैं उसको भूल जाना चाहती हूँ या भूल चुकी हूँ, तो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड कहलाएगी अनकॉन्शियस। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, फिर है डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद B.F. स्किनर ने साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। क्रो एंड क्रो ने अपनी अलग डेफिनेशन दी, विलियम मैकडूगल ने अलग दी है, और अदर साइकोलॉजिस्ट ने भी दी है, जैसे कि कर्ट कॉफका ने दी है। तो आप एग्ज़ाम में एटलीस्ट 2 डेफिनेशन तो तैयार कीजिएगा ज़रूर। चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं।
नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक विज्ञान जैसा माना गया। जैसे कि साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी कंसर्न विद ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरीफेबल जर्नल लॉज। जैसे कि साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं जर्नल लॉज के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी की भी अपनी प्रकृति होती है। इसमें भी ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई किया जाता है। लाइक एनी अदर साइंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ कलेक्शन। इट ऑल्सो एम एट अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है वो अंडरस्टैंडिंग और प्रिडिक्ट यानी कि भविष्यवाणी करता है और कंट्रोल करता है ह्यूमन बिहेवियर को। तो इसको इसी तरीके से साइंस जैसा माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह है। क्यों? क्योंकि एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट हिज इन्वेस्टिगेशन, गैदर्स हिज डाटा and reaches his conclusion in exactly the same manner as physicist और biologist। जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट करता है कोई साइंटिस्ट, तो वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, डाटा इकट्ठा करने के बाद कंक्लूजन पे पहुंचता है। उसी तरीके से बायोलॉजिस्ट भी और जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी ह्यूमन बिहेवियर को पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट करके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसके ह्यूमन बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। इसीलिए इसको नेचुरल साइंस के रूप में भी माना गया है। नेक्स्ट है फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस। तो साइकोलॉजी को एक सोशल साइंस के रूप में क्यों माना गया है? देखिए, लाइक द सोशलोजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं मानव विज्ञानी, जिसमें ह्यूमन व्यवहार की स्टडी होती है। इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडीज ह्यूमन बींग्स एंड देयर सोशेबिलिटी। साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरह ही एजुकेशनल साइकोलॉजी भी ह्यूमन बीइंग और उसकी सोशलिटी का अध्ययन करती है। इसलिए इसको एक सामाजिक अध्ययन के रूप में भी माना गया है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस। Normative science like logic or ethics deals with fact that they ought to be. A positive science deals with fact that they are or as they operate. Educational psychology studies the child behavior as it is, not as it ought to be. So it is a positive science. देखिए, जैसे कि हम कहते हैं कि ये एक पॉजिटिव साइंस क्यों है, क्योंकि अगर कोई बच्चा इम्पेयर्ड है या उसमें फिज़िकली कोई कमी है या मेंटली वो थोड़ा बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान ये नहीं मानता है कि वो बच्चा ऐसा होना चाहिए, इम्पोज नहीं करता है किसी चीज़ को। वो उसके प्रति एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलता है। इसीलिए इसको एक पॉजिटिव साइंस के रूप में भी माना गया है। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड साइंस। इसको अप्लाइड साइंस के रूप में क्यों माना गया है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी प्रिंसिपल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी, इट ट्राइज टू स्टडी द बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल्स। इस मतलब कि इसको अप्लाइड साइंस इसलिए माना गया है कि इसकी जो प्रिंसिपल हैं और टेक्निक्स है साइकोलॉजी की, वो ह्यूमन बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं। एज ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इट इज़ पैरेलल टू एनी अदर अप्लाइड साइकोलॉजी। फॉर एग्जांपल, एजुकेशनल साइकोलॉजी ड्रॉज हैवीली फैक्ट फ्रॉम एरिया एज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल एंड सोशल साइकोलॉजी। तो इसी तरीके से जैसे कि ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी वो पैरेलल है एनी अदर अप्लाइड साइकोलॉजी के,
फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशनल साइकोलॉजी ड्रॉज हैवीली फैक्ट्स फ्रॉम सच एरियाज़। अगर हम इन द एंड पॉइंट पे देखें तो साइकोलॉजी को अप्लाइड साइंस इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी साइकोलॉजी के लॉज हैं, प्रिंसिपल हैं, उन सबको उनके प्यूपिल्स पे अप्लाई करके, उनके शिष्यों पर अप्लाई करके ये पता लगा सकते हैं कि उस बंदे का बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो इसीलिए इसको एक अप्लाइड साइंस के रूप में माना गया है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का दायरा क्या है, अर्थात एजुकेशनल साइकोलॉजी का एरिया कि शैक्षिक मनोविज्ञान का एरिया कितना है, इसका कार्य क्षेत्र कितना है, कहाँ तक ये फैला हुआ है। सबसे पहले है ह्यूमन बिहेवियर। इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वे ह्यूमन बिहेवियर को एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में ही स्टडी करता है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एजुकेशन एम्स एट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है वो स्टडी है बिहेवियर की और एजुकेशन का एम है मॉडिफाई करना या परिवर्तन लाना व्यवहार में। Hence the influence of educational psychology has to be reflected in all aspects of education। तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रभाव है वो सभी एस्पेक्ट में, एजुकेशन के सभी एस्पेक्ट्स में दिखाई देता है। सेकेंड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट स्टडीज द प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। The insight provided with the study will help in scientifically planning and executing learner orientation programs of education। साइकोलॉजी जो है वो इस प्रिंसिपल पे भी काम करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, अर्थात बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही उसका प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, अर्थात उसको उसी एज के अकॉर्डिंग, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द लर्नर अर्थात सीखने वाला। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज निटेड अराउंड द लर्नर। जो सब्जेक्ट मैटर है एजुकेशनल साइकोलॉजी का वो निटेड अर्थात बुना हुआ होता है, चारों तरफ घूमता रहता है। जो सीखने वाला है, लर्नर है, उसके चारों तरफ। Therefore, the need of knowing the learner and the technique of knowing him well. The topics include the innate abilities, capacities of individual differences and their measurement, overt, covert consciousness as well as unconscious behavior of the learner, characteristic of his growth and development, and each stage beginning from childhood to adulthood। अर्थात इसमें टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं इनेट अर्थात जो उसके शुरुआती एबिलिटीज़ होती हैं, उसकी कैपेसिटीज़ होती हैं इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताएं, एंड देयर मेजरमेंट और उनका मेजरमेंट, ओवर्ट एंड कवर्ट। ओवर्ट अर्थात बाहरी व्यवहार और कवर्ट आंतरिक। Conscious as well as unconscious behavior of the learner, characteristic of his growth और development, each stage beginning और उसकी प्रत्येक स्टेज चाइल्डहुड से लेकर के अडल्टहुड तक की, इन सब को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन डिसाइडिंग what learning experiences are desirable at what stage of the growth and development of learner। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिज़ायरेबल हैं, वांछनीय हैं उसकी एज के अकॉर्डिंग, एट वोट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, और किस स्टेज के अकॉर्डिंग उसको कौन सा ज्ञान उसको दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है फिर learning process। After knowing the learner and deciding what learning experiences are to be provided, educational psychology moves on the laws, principles and theories of the learning। ये जानने के बाद में कि लर्नर को कितना और कौन सा ज्ञान देना है,
साइकोलॉजी मूव करती है लॉज और प्रिंसिपल और थ्योरीज की तरफ। अदर आइटम्स इन द लर्निंग प्रोसेस: रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग, परसीविंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, थिंकिंग एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, वेज एंड मीन्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। उसके अलावा भी अदर आइटम्स हैं जैसे कि रिमेंबरिंग याद करना, फॉरगेटिंग भूलना, परसीव करना किसी चीज़ को, कॉन्सेप्ट बनाना किसी चीज़ के बारे में, थिंकिंग सोचना, रीजनिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट। हियर वी डील विद द एनवायरनमेंट फैक्टर्स एंड लर्नर सिचुएशन विच कम midway between the learner and the teacher. Topics like classroom climate and group dynamics, techniques and aids that facilitate learner aids and evaluation technique and practices, guidance and counseling, etc. for the smooth functioning of teaching learning process. यहाँ पे हम डील करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ और लर्निंग सिचुएशन के साथ, जो कि एक मिड पॉइंट होती है लर्नर के और टीचर के बीच में। जैसे कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट है और टीचिंग एड्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग और इवैल्यूएशन के, टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस हैं, गाइडेंस और काउंसलिंग है। ये सभी जो हैं टीचिंग लर्निंग के स्मूथ प्रोसेस चलने के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड that every individual differ from every other individual। अर्थात ये यूनिवर्सली माना गया है कि प्रत्येक इंसान, एवरी इंडिविजुअल, डिफ़र करता है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, चाहे वो ट्विंस भी क्यों ना हो। दिस आइडिया हैज़ बीन ब्राउट टू लाइट बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी। पर्सनैलिटी, नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट। Educational has been defined as the all-round development of personality। एजुकेशनल साइकोलॉजी में पर्सन की all-round डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। If educational has to fulfill this function, all instruction program have to be based on principle governing the nature and development of personality। अगर एजुकेशन फिल करती है उसके सभी फंक्शंस को, जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इसमें ऐड किए जाते हैं, तो उसकी नेचर और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है द टीचर। द टीचर इज़ अ पोशेंट फोर्स इज़ एन स्कीम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। देखिए टीचर जो है वो मेन रोल प्ले करता है किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इट डिस्कसेस द रोल ऑफ टीचर, इट emphasizes the need of knowing thyself for a teacher to play his role properly in process of education, his conflict motivation, anxiety adjustment level of aspiration etc। टीचर के लिए जो है अगर उसको प्रॉपरली अपना एजुकेशन में रोल प्ले करना है तो उसके कॉन्फ्लिक्ट मोटिवेशन, एंजाइटी, एडजस्टमेंट लेवल ऑफ एस्पिरेशन, इन सभी पे एम्फेसाइज किया जाता है। It throws light on the essential personality traits, interest, aptitude and characteristic of effective teaching so as to inspire him for becoming a successful teacher। तभी जाके वो एक सक्सेसफुल टीचर होगा। नेक्स्ट है गाइडेंस और काउंसलिंग। एजुकेशन इज़ नथिंग बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। दिस इज़ वेरी ट्रू स्पेशली इन द लाइट ऑफ एक्सट्रीमली complex and problematic situation one has to face the fast growing world। आज के टाइम में एजुकेशन जो है सिर्फ यही नहीं कि बुकिश नॉलेज देती है, वो मार्गदर्शन करने में मदद करती है विद्यार्थी का और उसकी काउंसलिंग करने में मदद करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज़ कम टू रेस्क्यू बाय डेवलपिंग प्रिंसिपल एंड practical measures helpful for providing effective guidance and counseling। We can conclude by saying that educational psychology is narrower in the scope than general psychology। तो हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं एंड में कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका एक नैरो एरिया है, नैरो अर्थात छोटा एरिया है अगर जनरल साइकोलॉजी के कंपेयर में देखें तो। While general psychology deals with the behavior of the individual in general way,
क्योंकि जो जनरल साइकोलॉजी है वो जनरल वे में डील करती है, अर्थात बिहेवियर की स्टडी करती है, जबकि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ लर्नर इन एन एजुकेशनल सेटिंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के रिगार्डिंग ही स्टूडेंट के या लर्नर के बिहेवियर का अध्ययन करती है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड टेक केयर।